बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है PT1 जेनेटिक्स में नॉर्मल फिजियोलॉजिक चेंजेस विद एजिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है हमारे पास कौन सा सिस्टम है, इसमें बेसिकली हम जो हैं एजिंग के साथ जो चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारी नॉर्मल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, वो देखेंगे सिस्टम वाइज। सबसे पहले हमारे मसल्स आ गए, तो ये जो हैं आपके कुछ मसल्स जो हैं वो इसमें शो किए हुए हैं। इसमें हमारा ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ऑरिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई, गैस्ट्रोनेमियस, सोलियस एंड मैनी मोर डिफरेंट मसल्स ऑफ आवर बॉडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसमें एजिंग के साथ नॉर्मल कौन कौन से चेंजेस आते हैं। मसल्स में क्या होता है, सार्कोपीनिया होता है। सार्कोपीनिया क्या होता है कि हमारा जो मसल मैस है वो कम हो जाता है और मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाती है एज के साथ। उसके साथ साथ जो है ये मसल वेस्टिंग किस वजह से होती है, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। लेकिन कितनी प्रोडक्शन कम हो जाती है ये स्टिल जो है अनक्लियर है। और एक और बात अनक्लियर है कि एजिंग वर्सेस डिसयूज़ जो है ये एजिंग के साथ साथ है इसकी प्रोडक्शन ग्रोथ हार्मोन की, और कितना हम डिसयूज़ करते हैं ये भी कंट्रोवर्शियल है, अनक्लियर है। इसके ऊपर डिफरेंट स्टडीज़ वगैरह चल रही हैं। सार्कोपीनिया के साथ और क्या होता है, मसल मैस कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स कम हो गई है, तो क्या होगा, फटीग जल्दी हो जाएगी, गिरने का रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और हमारे जो एडीएल्स एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है वो इफेक्ट हो जाएंगी ओल्ड एज में। उसके बाद सार्कोपीनिया और क्या करेगा, सारे मसल्स को इफेक्ट करेगा। जैसे हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स का काम क्या है, ब्रीदिंग में हेल्प करना, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और जीआईटी मसल्स जो हैं इनका काम क्या है, फूड को जो है वो हमारे जीआई ट्रैक से जो है वो मूव करना है, तो वो फूड जो है हमारे जीआई ट्रैक में रह जाएगी और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। उसके बाद बोन, टेंडन, लिगामेंट्स की बात कर रहे हैं तो ग्रेजुअल लॉस हो जाएगा बोन मैस का, बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, बोन फॉर्मेशन कम हो जाएगी। और ये कब स्टार्ट होना शुरू होगा, 30s की एज के अराउंड। उसके साथ जो है कार्टिलेज में वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, वेयर और टेयर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो स्पेशली ऐसे लोगों में देखा जाता है जो सेडेंटरी एल्डर्स होते हैं। अब वाटर कंटेंट जब कार्टिलेज में कम हो जाएगा, स्पेशली हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, इसकी वजह से क्या होगा, उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। और यही एक रीज़न होती है कि हमारी हाइट जो है वो एल्डर एज में जो है ओल्डर एज में कम हो जाती है। उसके बाद जो है वाटर कंटेंट हमारे टेंडन लिगामेंट्स में कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी जैसे जैसे बंदा एज करेगा। ये तो था हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट में हमें कौन से चेंजेस मिलेंगे, एजिंग पिगमेंट जो हैं वो कोमुलेट हो जाएंगे, जैसे लिपोफिजिन है ये कोमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट के वॉल्स हैं वो थिक हो जाएंगे, स्टिफर हो जाएंगे। उसके अलावा जो है हमारा जो पेसमेकर सेल्स होते हैं उसका नंबर जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद फैटी और फिब्रस टिश्यू जो हैं वो भी इंक्रीज़ कर जाएंगे एस नोड के अराउंड। और इन सब चेंजेस की वजह से क्या होगा, जो हमारा हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगा ओल्ड एज में। उसके अलावा हार्ट का साइज़ जो है वो हल्का सा इंक्रीज़ कर जाएगा, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़ इंक्रीज़ करना कॉमन होता है, हार्ट का वॉल थिक हो जाएंगी। और ब्लड जो है वो होल जो है हमारे हार्ट के चैम्बर्स में वो कम हो जाएगा। हार्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिल करेगा और उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, हमारा जो एटीएल कंट्रीब्यूशन होती है फिलिंग में वो ज़्यादा हो जाएगी, ताकि हमारा हार्ट फिलिंग जो है वो टाइम पे हो सके। नॉर्मली क्या होता है, हार्ट जो है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को जो है अच्छे से सप्लाई करता है। एजिंग हार्ट जो है उसमें इंक्रीज वर्कलोड के अगेंस्ट पंप करने की सलाहियत जो है, टॉलरेंस जो है वो कम हो जाता है। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रेसर जो हैं इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे इलनेस हो गई, इन्फेक्शन हो गया, इमोशनल स्ट्रेस है वो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी, उसके काम करने की एबिलिटी जो है वो कम कर देगा। उसके बाद इंजरीज़ हो गई या फिर एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन ओल्ड एज में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेसर्स का काम कर सकते हैं। वेसल्स में कौन कौन से चेंजेस मिलेंगे, ब्लड वेसल्स हमारे पास आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ जो हैं थिकनिंग हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी मीडिया ऑफ लार्ज आर्टरीज़ की, क्योंकि कोलेजन क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, स्मॉल आर्टरीज स्टिफ हो जाएंगी या थिक हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत मिनिमम होता है इनका थिक होना या स्टिफ होना। और उनकी साथ साथ जो है क्या होगा, उनकी जो एबिलिटी है कि वो डायलेट करें और कॉन्स्ट्रिक्ट करें वो कम हो जाएगी सिग्निफिकेंटली। वेंस में क्या होगा, चेंजेस जो हैं वो कम होते हैं और ये नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उसमें रुकावट नहीं बनते हैं।
एयोर्टा जो है वो थिकर हो जाएगी, स्टिफर हो जाएगी, लेस फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और लार्ज आर्टरी जो है उसकी स्टिफनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से बीपी जो है वो फॉल कर जाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कमी आएगी। उसके बाद जो है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूली इंक्रीज़ करेगा। हायर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर अनट्रीट करेंगे तो क्या होगा, लार्ज आर्टरी स्टिफनेस हो जाएगी और ये फिर एक विशियस साइकिल जो है उसको जन्म दे देगा। इसकी वजह से बहुत सारे जो हैं वो चेंजेस हो सकते हैं जो अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। बेटा रिसेप्टर्स लेस सेंसिटिव हो जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन जो है वो हमें कॉमन फाइंडिंग मिलती है एल्डरली में। हेमाटोलॉजिक चेंजेस क्या मिलेंगे, टोटल बॉडी वाटर जो है वो एजिंग के साथ कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज़ कर जाएगा, आरबीसीज जो हैं वो कम हो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे डब्ल्यूबीसी जो हैं वो सेम लेवल पे लेंगे, लेकिन लिम्फोसाइट जो है उनका नंबर डिक्रीज़ कर सकता है, उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो सकती है। ओवरऑल क्या होगा, सेल काउंट और पैरामीटर जो पेरिफेरल ब्लड है वो डिफरेंट नहीं होंगे जो यंग एडल्ट लाइफ में थे, लेकिन बोन मैरो की सेलुलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी। जैसे 30% सेलुलैरिटी इन आइलियर क्रस्ट बायोप्सी पे हमें मिलेगी, ये अनयूजुअल नहीं होती ओल्डर पर्सन में। ये हमारा इम्यून सिस्टम दिखाया हुआ है। इम्यून सिस्टम में जो है वो इसमें क्या शो किया हुआ कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ट्रिगर होती हैं जब बी सेल जो है इनकाउंटर करता है अपने मैचिंग एंटीजन को। बी सेल ने क्या करना है, एंटीजन को टेक कर लेना है, होल्ड कर लेना है, डाइजेस्ट कर लेना है। उसके बाद एंटीजन फ्रेगमेंट इस पर डिस्प्ले होगा, अपने जो है एमएससी मॉलिक्यूल के साथ इसने बाउंड करना है। उसके बाद एंटीजन फ्रेगमेंट और एमएससी का जो कम्बिनेशन है इसने अटैक करना है अपने मैचिंग टी सेल को। लिम्फोकाइंस सिक्रीट होंगे टी सेल से, वो अलाउ करेंगे बी सेल को मल्टीप्लाई करें, मैच्योर करें इनटू एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स। उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाएंगे, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लॉक हो जाएंगी मैचिंग एंटीजन पे। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एलिमिनेट हो जाएगा। किस तरह से एलिमिनेट होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एक्टिवेट हो जाएगा, लीवर स्प्लीन जो है उसको एलिमिनेट कर देंगे। एज और इम्यून सिस्टम देख लेते हैं। एफिशिएंसी जो होती है एज के साथ डिक्रीज़ करती है, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो है वो लेस इफेक्टिव हो जाता है। उसके बाद बॉडी की एबिलिटी कि वो एंटीबॉडीज़ बनाए वो कम हो जाती है। और इम्यून डिसऑर्डर जो हैं वो एल्डरली में बढ़ जाते हैं। हर किसी का मानना, हर कोई नहीं मानता कि जी इंक्रीज इंसिडेंस होता है ऑटोइम्यून डिजीज़ का, ये एक्सपेक्टेड पार्ट होता है एजिंग का। और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, जैसे उसको कोई सेकेंडरी डिजीज़ है एंड व्हाटसोएवर। उसके बाद थाइमस ग्लैंड जो हमारा प्रोड्यूस करता है और एक्टिवेट करता है टी सेल्स को, उसकी एट्रोफी हो जाएगी। और ये एट्रोफी जो है कभी भी लाइफ में हो सकती है। थ्रू द लाइफ पेरिफेरल टी सेल जो है प्रोलिफरेट करेंगे कम इन एल्डरली। रिजल्ट क्या होगा, इन्फेक्शन कॉमन हो जाएंगे, स्वेयर हो जाएंगे, स्लो रिकवरी होगी और दोबारा से इम्यूनिटी एडिकेट इम्यूनिटी डेवलप करने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आ गया लंग्स। ये लंग्स का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब लंग्स में कौन कौन से चेंजेस मिलेंगे, लंग्स में क्या होगा, नंबर ऑफ सीलिया कम हो जाएगा, उनका एक्टिविटी लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ग्रैन्युलर सेल्स जो हैं वो जो हमारे लार्ज एयरवेज में प्रेजेंट होते हैं वो कम हो जाएंगे। उसके बाद जो नर्व एंडिंग्स होती हैं लैरिंग्स में, उनका नंबर कम हो जाएगा। रिफ्लेक्स जो है वो ब्लंट हो जाएगी, जिसकी वजह से कफ की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। उसके बाद आईजी एंटीबॉडीज़ जो हैं इसका लेवल हमारे नोज़ में और लंग्स में कम हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, हम वायरसेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एल्वेलाई का नंबर जो है वो इतना ऐसा जो है सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता है। उसके अलावा फंक्शनल एल्वोलाई जो है वो डिक्रीज़ कर जाएंगे। जैसे जैसे एल्वोलर वॉल थिन होगी फंक्शनल एल्वोलाई का नंबर डिक्रीज़ कर जाएगा, एल्वोलाई इनलार्ज कर जाएंगे, लेस इलास्टिक हो जाएंगे। लंग्स की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी क्योंकि बिकॉज ऑफ कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। उसके बाद इलास्टिसिटी जो है वो काउंट करेगी, उसके कम होने से सनाइल हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी। और एल्वोलाई जो है वो ना तो डिस्ट्रॉय होगी या उसकी हल्की सी डिस्ट्रक्शन होगी, लेकिन स्मोकर्स में ये ज़्यादा होगा बिकॉज ऑब्वियस ही बात है उनके लंग जो हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। उसके बाद कंबाइन लेस फंक्शनल एल्वोलाई हो जाएगा। हमारी जो कैपिलरीज़ हैं वो स्लाइटली थिक हो जाएंगी। सरफेस एरिया फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज जो है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, वाइटल्स को लेस ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी। स्पेशली अगर किसी पर्सन के एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है तो उसमें हम उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकेंगे।
उसके बाद रेस्पिरेटरी मसल जो है उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एंडोरेंस कम हो जाएगी, चेस्ट वॉल की स्टिफनेस इंक्रीज़ कर जाएगी, मतलब कि चेस्ट वॉल की कंप्लाइंस डिक्रीज़ हो जाएगी। पल्मोनरी वस्कुलेचर जो है वो लेस इलास्टिक हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी थिक कर जाएगी, इनलार्ज कर जाएगी। इस वजह से क्या होगा, ब्लड के फ्लो में ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी और हमारा पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर के साथ जो है वो हमें मूव करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ हमारा किडनी या रीनल सिस्टम। अब किडनी में हमें कौन कौन से चेंजेस मिलेंगे, रेनल ब्लड वेसल स्मॉल हो जाएंगे, थिकर हो जाएंगे, रेनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अच्छा जी, कितना रेनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, 600 ml पर मिनट, जो 40 की एज पे था 80 की एज पे जाके वो 300 ml तक चला जाएगा। किडनी का साइज़ जो है जब बंदा 90 की एज को पहुंचेगा 20 से 30% डिक्रीज़ कर जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये लॉस जो है वो कॉर्टेक्स में ज़्यादातर होता है, जहाँ ग्लोमेरुलाई जो है वो लोकेट होते हैं। GFR जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। GFR जो है 40 की एज पे जो है इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। 75 की एज पे 50% लेस हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जब बंदा यंग था। और करंट रिसर्च ये बताती है कि सारे एल्डर्स के लिए ये ट्रू नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, या जिनमें कोई सेकेंडरी इशू हो। उसके बाद रेनल ट्यूबुलर सेल जो है उनका नंबर डिक्रीज़ कर जाएगा, ट्यूबुलर डायवर्टिकुला इंक्रीज़ कर जाएगा, ट्यूबुलर वॉल्स की थिकनिंग ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, हम यूरिन को कंसनट्रेट नहीं कर पाएंगे, ड्रग्स जो है अपनी बॉडी से क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल किडनी फंक्शन जो है वो नॉर्मल रहेगा तब तक जब तक कोई एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं पड़ता है हमारे सिस्टम के ऊपर। ब्लैडर में हमें क्या मिलता है, हमारा जो मस्कुलर यूट्रस होता है, यूरेथ्रा होता है, ब्लैडर होता है, उसकी टोन कम हो जाएगी, इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी। ब्लैडर जो है वो यूरिन रिटेन करेगा, इसकी वजह से इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होगी। ब्लैडर कैपेसिटी जो 500 to 600 ml थी वो कम होकर 250 ml तक चली जाएगी। तो क्या होगा, लेस यूरिन जो है वो हम स्टोर कर पाएंगे, इसकी वजह से बार बार यूरिनेशन होगी। वार्निंग पीरियड जो है बिटवीन के हमने यूरिन करना है, एक्चुअल यूरिनेशन की जो होती है अर्ज वो या तो शॉर्ट हो जाएगी या फिर लॉस्ट हो जाएगी जैसे जैसे बंदा एज करता जाएगा। नेक्स्ट वी हैव यमी यमी इन माई टमी। अच्छा जी, मतलब GIT में हमें क्या चेंजेस मिलेंगे, कुछ सोर्सेज का ये मानना है कि एट्रोफी हो सकती है, नंबर डिक्रीज़ कर सकता है एंटीरियर टेस्ट बड्स का, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है। उसके अलावा क्या होगा, बेसल और मैक्सिमल स्टमक एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगी ओल्ड एज में। सेम टाइम पे म्यूकोजा थिन हो जाएगा। और कुछ चेंजेस जो हैं स्मॉल बॉर्डर में मिलेंगे, गैस्ट्रिक सेल्स का नंबर डिक्रीज़ कर जाएगा, SL की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। उसके अलावा पैंक्रियाटिक एंजाइम की अमाउंट डिक्रीज़ कर जाएगी, लेकिन इसके साथ जो है कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे हमें फैट में, CHO में या प्रोटीन डाइजेशन में। उसके अलावा जो है गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो डिमिनिश हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड जो है उसकी अब्जॉर्प्शन में रुकावट आएगी। पैटिक ब्लड फ्लो, साइज़ और वेट डिक्रीज़ कर जाएगा एजिंग के साथ। ओवरऑल क्या होगा, प्रिजर्व रहेगा फंक्शन, लेकिन लेस एफिशिएंसी हो जाएगी अगर ड्रग जो है स्पेशली ओवरलोड हो गया है। हमारे स्टमक की टोन डिक्रीज़ कर जाएगी, इंटेस्टाइन की टोन डिक्रीज़ कर जाएगी, स्लो पेरिस्टाल्सिस हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन रहती है इसीलिए एल्डरली पीपल को। देन इज़ नर्वस सिस्टम। अब कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल चेंजेस मिलेंगे, न्यूरोनल लॉस हो सकता है थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन उसकी अमाउंट और लोकेशन वेरी करता है। लॉस किस एरिया में चीफली होता है, ग्रे मैटर में। उसके बाद कुछ एविडेंस है कि कुछ न्यूरॉन लॉस जो है एजिंग के साथ होता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं उसकी डेंड्राइटिक ग्रोथ जो है इंक्रीज़ कर जाती है, जो कंपनसेट करती है ब्रेन के कुछ एरियाज़ में जो न्यूरॉन लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, न्यूरॉनल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। उसके अलावा न्यूरॉन ट्रांसमिशन स्लो हो जाएगी, स्लीप साइकिल चेंजेस मिलेंगे, स्मेल की जो सेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे लेंस होते हैं आई के, उसका फ्लूइड लॉस हो जाएगा और वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाएगा। हम जो है नियर रेंज पे भी फोकस करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हमारी आइज़ जो हैं वो ड्राई हो जाएंगी। देन वी हैव स्किन एंड हेयर। मेन में क्या मिलेगा, उनके जो हैं टेम्पल्स के हेयर उनके 20s में लॉस होना शुरू हो जाएंगी, हेयर लाइन जो है वो कम हो जाएगी, मेल पैटर्न बार्डनेस मतलब गंजापन मिलेगा। उनकी हेयर ग्रोथ जो है ज़्यादा किन किन एरियाज़ पे मिलेगी, एयर में, नॉस्ट्रल्स में, आईब्रोज़ पे, बॉडी हेयर लॉस हो जाएंगे। वीमेन में क्या मिलेगा, ख़वातीन गंजी नहीं होती हैं लेकिन उनकी हेयर लाइन जो है वो कम हो जाती है, हेयर थिन होने लग जाते हैं, हेयर ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ करती है चिन पे और राउंड लिप्स, बॉडी हेयर लॉस हो जाता है।
टो नेल चेंजेस क्या मिलेंगे, थिक हो जाएंगे, कट करने में मुश्किल आएगी, स्लोली ग्रो करेंगे, येलोइश कलर हो जाएगा। स्किन चेंजेस क्या मिलेंगे, सबसे पहले एपिडर्मिस। अच्छा जी, एपिडर्मिस में नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल डिक्रीज कर जाएगा 10% पर डिकेड, और वो स्लोली डिवाइड होंगे, जिसकी वजह से स्किन जो है वो अपने आप को रिपेयर करने की उसकी एबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्विकली अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगी। एपिडर्मल सेल थिन हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्किन जो है वो थिनर नज़र आएगी। एपिडर्मल्स में जो है चेंजेस मिलेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा फ्लूइड जो है वो हमारी स्किन से एस्केप होगा। इन बिटवीन क्या मिलेगा, जो हमारी रिटी रिजीज होती हैं डर्मल एपिडर्मल जंक्शन में, वो फ्लैटन आउट हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्किन ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएगी और स्किन जो है वो ज़्यादा शेयर हो जाएगी, मतलब उस पर जो है किसी किस्म के डैमेज या इंजरी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद प्रोसेस जो है वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट जितने अवेलेबल होंगे एपिडर्मिस पे वो उनकी अमाउंट भी डिक्रीज़ कर देगा। उसके बाद सरफेस एरिया जो कॉन्टैक्ट के साथ आएगा उसको डिक्रीज़ कर देगा। स्लो रिपेयर और टर्नओवर नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और स्किन जो है वो अपने आप को ईजिली रिपेयर नहीं कर पाएगी क्विकली। अब इन चेंजेस की वजह से स्किन पे रिंकलिंग हो जाएगी, डर्मल लेयर थिन हो जाएगी, कोलेजन प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इलास्टिन फाइबर जो प्रोवाइड करते हैं इलास्टिसिटी वो वेयर आउट कर जाएंगे, स्वेशर्स और स्वेट ग्लैंड्स का फंक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी। ऑब्जर्व स्किन चेंजेस में और क्या मिलेगा, फैट सेल जो है वो स्मॉलर हो जाएंगी, इसकी वजह से ज़्यादा रिंकल्स हमें हमारी स्किन के ऊपर मिलेंगे। उसके बाद सन वर्शिपर पे नोट है, सन वर्शिपर क्या होता है, सोरिलास्टोसिस होता है। ये नीचे डायग्राम में दिखाया है, कुछ इस तरह की अपीयरेंस होती है जिस पर्सन को हो। उसमें क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो रफ लेदरी लुकिंग हो जाती है, रिंकल्स मिलते हैं, इरेगुलर पिगमेंटेशन मिलती है, प्लैक्स मिलते हैं, ब्रोकन ब्लड वेसल मिलते हैं, एक्टिनिक केराटोसिस मिलती है, क्योंकि स्किन का जो है सन जो है उसको ओवर एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से ये कंडीशन हमें मिलती है। एंडोक्राइन चेंजेस, एंडोक्राइन सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इंटररिलेटेड होता है कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे एजिंग के स्पेसिफिक ग्लैंड्स के ऊपर। पर जो हमें चेंजेस मिलते हैं, मोस्ट ग्लैंड्स में क्या होता है, ट्रॉफी हो जाती है, उनकी सिक्रीशन कम हो जाती है एज के साथ साथ। क्लिनिकल इम्प्लिकेशन जो है इसके अननोन है। और क्या चेंज आता है, हार्मोनल एक्शन जो है वो एजिंग के साथ डिफरेंट हो जाता है, उसमें चेंजेस आते हैं। हार्मोन ऑल्ट्रेशन वेरिएबल होती हैं, जेंडर डिपेंडेंट होती हैं। मोस्ट डिपेंड कब होती हैं, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, सटल होती हैं एड्रिनल और थायराइड फंक्शन में। उसके अलावा हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से चेंजेस मिलते हैं, सबसे पहले विमेन क्लाइमेट्रिक अक्कर होता है। क्लाइमेट्रिक क्या होता है, वो पीरियड जिसमें हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाती है, मतलब ओवेरियन फेलियर हो जाता है और फिर फाइनली रुक जाती है। तो क्या होगा, एस्ट्रोजन लॉस हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन और जितने रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं फीमेल वो सारे लॉस हो जाएंगी। इसको हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन पेरीमोनोपॉज से हम मीनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। थिनिंग हो जाएगी, प्यूबिक हेयर की ग्रेइंग हो जाएगी, फैट जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ श्रंकन अपीयरेंस आएगी, ओवरीज और यूट्रस जो है साइज और वेट में डिक्रीज़ कर जाएगा, स्किन लेस इलास्टिक हो जाएगी, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ लॉस हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्रेस्ट जो है उनकी सैगी अपीयरेंस हो जाएगी। दूसरे फिजिकल चेंजेस क्या आएंगे, हॉट फ्लैशेस होंगे, स्लीप प्राइवेशन हो सकती है अगर वो नाइट के टाइम हो, स्वेट्स हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, हेडेक, माइल्जिया। सेक्सुअल डिज़ायर वेरिएबल होती है, सिम्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं 5 साल के लिए। वजाइनल टिश्यूज़ की एट्रोफी हो जाएगी क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कम है, इसकी वजह से थिनिंग हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी हमारे वजाइनल एरिया की। मेन में क्या मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ हो जाएगा, टेस्टिस जो है सॉफर हो जाएंगे, स्मॉलर हो जाएंगे, इरेक्शन लेस फर्म हो जाएगी और उसको डायरेक्ट स्टिमुलेशन चाहिए होगी ताकि वो रिजिड हो सके। स्पर्म जो हैं वो वाइएबल फ्यू हो जाएंगे और उनकी मोटिलिटी कम हो जाएगी। मैन जो हैं वो वाइएबल स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि ओवो को फर्टिलाइज़ कर सकें इवन इन ओल्ड एज। सेमिनल फ्लूइड जो है वो लेस इजैकुलेट होगा, ऑर्गेज़म नहीं होगा जब भी वो सेक्स करेंगे। प्रोस्टेट इनलार्ज कर जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, यूथ्रा कंप्रेस हो जाएगा और यूरिन फ्लो जो है वो इनहिबिट हो सकता है। स्टे एक्टिव, ये वैसे ही एक अच्छा लगा सो ऐड कर दिया। थैंक यू, डेट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों का स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।